रेशमा की चीख इतनी दर्द भरी थी कि आसमान तक थर्रा गया था, लेकिन वहां खड़े लोग इस चीख का मजा ले रहे थे। वो जिस शख्स को देखकर चीखी थी वो छुन्नू और अभिराज थे, जो अभी अभी उसके घर के आंगन में दाखिल हुए थे। रेशमा की चीख सुनकर अभिराज ने बेशर्मों की तरह कहा, लगता है हमें देख इसकी यादें ताजा हो गई हैं। फिर से चलें क्या? इस पर छुन्नू बहुत जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि कोई बहरा भी कोशिश करे तो सुन पाए, लेकिन वहां खड़े लोगों को ना उसकी हंसी सुनाई दे रही थी, ना उसकी हैवानियत दिख रही थी। रेशमा का गुस्सा छुन्नू की इस बेशर्म हंसी के बाद और तेज हो गया। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। ऐसा पहली बार था जब उसके पिता ने उसको कुछ करने से रोका था, और रेशमा भी रुक गई थी। बाहर खड़े सिपाही घर के अंदर घुसने वाले थे, लेकिन तभी छुन्नू ने उन्हें रोका। वो बोला, हवलदार साहब, बेचारी पहले से ही परेशान है। किसी ने इज्जत लूट ली है, क्यों उसे और परेशान कर रहे हैं? जाइए, अब हम इस मामले को संभाल लेंगे। पुलिस वाले छुन्नू के कहने पर ही तो आए थे, उसी के कहने पर लौट भी गए। सुजाता अभी भी बाहर ही थी। घर के बाहर चबूतरे पर बैठी कभी अपना सर पीट रही थी तो कभी खड़ी होकर दीवार पर लिखा मिटाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते करते उसके हाथ छिल गए थे। इधर छुन्नू ने आगे बढ़ते हुए कहा, बताओ हरिया, हम तुम्हारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। पुलिस का मामला भी निपटा दिए और तुम हो हमको दुश्मन मान बैठे हो। चलो अब जरा हमको बिटिया की हालत देखने दो। देखे तो सही उन दरिंदों ने कैसा हाल किया है उसका। भले ही हरिया ने उसे बस में ना देखा हो, मगर वो जानता था कि इसके पीछे वही है। उसका मन कर रहा था कि उसे जान से मार दे, लेकिन वो बेबस। वो जानता है कि छुन्नू अभी उसके परिवार समेत उसका घर जला देगा, और यहां खड़ा एक भी शख्स उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसे में उसका गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं। हरिया छुन्नू के पैरों में गिरता हुआ बोला, बहुत हो गया मालिक, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम वचन देते हैं रेशमा कभी पढ़ाई का नाम तक नहीं लेगी, ना घर से निकलेगी। हम भी अपनी गलती मानते हैं, पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा देंगे। बस अभी हम लोग को चैन से अपना दुख मनाने दीजिए। हरिया और रेशमा के घमंड को अपने पैरों में देख छुन्नू एक घमंड भरी हंसी हंसा। वो बोला, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, तुम लोग चैन से रो लो, लेकिन बिटिया का हाल चाल लेने आते रहेंगे। खुद को अकेला मत समझना। हाल चाल लेने आते रहेंगे से उसका मतलब था तुम्हारे जख्मों को कुरेदने आते रहेंगे। धीरे धीरे वहां से भीड़ भी हट गई। हरी बाहर जाकर सुजाता को जैसे तैसे अंदर ले आया। वो अभी भी दीवार पर लिखी गालियों को ही मिटा रही थी। हरी ने उसके छिले हुए हाथ देखे तो फूट फूट कर रो पड़ा। अंदर रेशमा रसोई में रखी पानी की बाल्टी से खुद पर पानी डालते हुए खुद को पागलों की तरह रगड़ रही थी। उसे अभी भी लग रहा था जैसे लाखों कीड़े उस पर रेंग रहे हों। उसने अपने बड़े नाखूनों से अपने शरीर पर कई जगह पर छील लिया था। सुजाता जब घर के अंदर आई तो उसने अपनी बेटी को पागलों की तरह अपना शरीर नोचते देखा। वो उसे देख अपने सदमे से बाहर आई और जाकर उसके पास बैठते हुए उसे गले लगाकर रोने लगी।
सुजाता ने रोते रोते उसके जख्मों पर तेल लगाया, उसे नहलाया और उसके कपड़े बदले। हरी अपनी बेटी को इस हालत में और नहीं देख सकता था। वो बाहर आंगन में जाकर बैठ गया और खुद की चीखें दबाकर रोने लगा। आज का ये भयानक दिन और ये डरावनी रात जैसे तैसे कट गई थी। अब गांव समाज के पास रेशमा के लिए ऐसा मरहम है जिसमें दवा नहीं बल्कि मिर्च लेप है। खुद को इस परिवार का हमदर्द बताने वाले लोग अपनी झूठी दिलासा के साथ हरी के घर पहुंच रहे हैं। रेशमा अपने पिता से बहुत कुछ कहना चाहती है, वो उन्हें हर जगह खोज रही है, लेकिन हरी आज सुबह से ही घर पर नहीं आया। वो अपनी बेटी से बचता फिर रहा है। हरी इस बात के लिए शर्मिंदा था कि एक पिता होकर वो उसे बचा नहीं पाया, और तो और उसे अपनी बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों के पैर तक पड़ने पड़े। उसे लग रहा था कि उसे अपनी जान दे देनी चाहिए। खुद को उसका हमदर्द बताने वाले कुछ गांव वालों ने उसे सलाह दी कि उसे जल्द से जल्द गांव छोड़ देना चाहिए। वहीं कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उसे जितनी जल्दी हो सके रेशमा की शादी कर देना चाहिए। एक ने तो उसे यह तक सुना दिया कि उसकी जगह कोई और होता तो परिवार समेत खुदकुशी कर लेता। लेकिन इनमें से एक नहीं था जिसने उसके साथ खड़ा होकर यह कहा हो कि छुन्नू सेठ गलत है और उसे सजा मिलनी चाहिए। हरी भी सबकी बातें चुपचाप सुनता रहा। रेशमा के जहन में कल का हादसा हमेशा के लिए छप गया था। वो इस समय अपने दर्द को सहन करने की कोशिश में लगी हुई थी। उसे अपने बाबा के सिवा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसका दोस्त मृदुल, जो उसे हर मुसीबत में याद आता था, आज उसका ख्याल भी दूर दूर तक नहीं था। रेशमा की कुछ सहेलियां उसका दुख बांटने उसके पास आई थीं, लेकिन उनकी बातें दुख बढ़ाने वाली थीं। पहले तो उसकी 4 सहेलियों ने उसे खामोश देखकर हैरानी जताई। उन्हें लगा था कि रेशमा फूट फूट कर रो रही होगी, लेकिन वो एकदम शांत थी। सहेलियां होकर भी वो समझ ना सकी कि रेशमा शांत नहीं है बल्कि लाश बन चुकी है। उसे देखते ही गले लगा लेने वाली ये सहेलियां आज उससे ऐसे दूर बैठी थीं जैसे मानो उसे छूत की बीमारी हो। सच तो यह था कि इनका रेशमा के घर आना ही बड़ी बात थी, क्योंकि लोग तो अपनी बेटियों को इनके घर की तरफ देखने तक से मना कर चुके थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद एक सहेली ने कहा, तुझे तो हमने पहले ही कहा था ना कॉलेज जाने का सपना छोड़ दे, मगर तूने ही नहीं मानी। उसके हिसाब से रेशमा ने ही कॉलेज जाने का सपना देखकर गलती की। दूसरी बोली, वो पक्का करमजला छुन्नू ही होगा जिसने तेरी ये हालत बनाई। इस सहेली को उस दुष्कर्मी का नाम जानने की जल्दी थी जिसने रेशमा के साथ गलत किया था। एक और सहेली ने रेशमा के जख्मों पर मिर्च का लेप लगाते हुए कहा कि अब तो ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। जहां से वो निकलेगी लड़के गंदी और भद्दी बातें करेंगे। उसने बताया कि जब वो लोग रेशमा के घर की तरफ आ रहे थे तब सूरज ने कहा था, उसे कहना मन ना भरा हो तो मुझे बता दे। खुद को रेशमा की सबसे अच्छी सहेली बताने वाली उस लड़की ने सलाह दी कि रेशमा को जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। जैसा भी लड़का मिले बस शादी करके यहां से निकल जाना चाहिए। कुछ सालों में लोग सब भूल ही जाएंगे। रेशमा का मन हुआ कि जोर से चिल्लाए और इन्हें यहां से दफा हो जाने के लिए कहे, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि चिल्ला सके। उसे समझ आ गया था कि अब उसे ऐसी बातें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। बाहर आंगन में आस पड़ोस की औरतें सुजाता को दिलासे के साथ साथ अपनी मुफ्त की सलाह भी दे रही थीं। पड़ोस की मीना ने कहा,
कि जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी। ऐसे पागल होने से बात नहीं बनेगी। अब आगे क्या करना है ये सोच चाहिए। सुजाता की सहेली अंजू ने मीना की बात को आगे बढ़ाया और कहा कि रेशमा के हाथ पीले कर उसे विदा कर देना चाहिए, नहीं तो उसका ये रूप, ऊपर से ये बदनामी उसे जीने नहीं देगी। अब तो सब मर्दों की हिम्मत बढ़ जाएगी, कोई भी कभी भी। वो बोलते बोलते रुक गई। तीसरी औरत ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए इससे आगे और गंदा बोलना उचित नहीं समझा। रेशमा के साथ हुए हादसे को अपने लिए अवसर मानती हुई इरावती ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी वो अपने दूर के मामा के लड़के से करा दे। उसने सुजाता के सामने अपनी बात रखते हुए उसे बताया कि उसका एक भाई है, उनके परिवार के पास बहुत पैसा है, उन्हें उसकी शादी के लिए दुल्हन की तलाश है। दिक्कत बस इतनी ही है कि लड़के की उम्र 51 साल है, उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं। वो अपनी दोनों बीवियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों की मौत हो गई। अब वो उनके गम में दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है। इरावती ने उसकी शराब की लत को जायज बताने के लिए यह भी कहा कि आजकल शराब तो राजसी ठाठ है, जिसके पास पैसा होगा वही ना पिएगा। बाकी रेशमा अपने प्यार से उसकी ये लत भी कम करवा ही देगी। सुजाता रेशमा की जल्दी शादी करने वाली बात से सहमत हो भी जाती, लेकिन इरावती के बताए रिश्ते के बारे में सुनकर उसका खून खौल गया। उसने इरावती से गुस्से में कहा, मैं कोई इसकी सौतेली माँ नहीं हूँ जो इसे एक बुढ़े शराबी के पल्लू से बांध दूं। इरावती भी इस पर चिढ़ गई। उसने कहा कि रेशमा की इज्जत जाने के बाद उसका फायदा उठाने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर उसका हाथ थामने वाला कोई एक भी नहीं मिलेगा। शाम होने के बाद हरी घर लौटा। रेशमा रोते रोते सो गई थी। सुजाता इरावती की बात सुनने के बाद लगातार उसे गालियां देती जा रही थी। हरी ने उससे पूछा कि वो गुस्से में क्यों है, जिसके बाद उसने इरावती की कही सारी बात उसे बता दी। कुछ देर सोचने के बाद हरी ने सुजाता से कहा वो इरावती के यहां जाए और उससे रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहे। उसे यह रिश्ता मंजूर है। सुजाता ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि हरी अपनी लाडली बेटी के लिए ऐसा कुछ सोच सकता है। आज उसकी बात ने उसे हैरान कर दिया था। उसने हरी को बहुत समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन हरी ने कहा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। क्या सुजाता हरी का फैसला बदल पाएगी? क्या सच में रेशमा की शादी कर दी जाएगी? क्या रेशमा पूरे गांव को खुलकर बता पाएगी कि उसका अपराधी छुन्नू सेठ है? ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे हम रेशमा की जवानी के अगले एपिसोड में।